तो अब हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछोगे क्यों? तो क्योंकि जितने भी हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं ना, और जितने भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स हुआ, तो उन सब को जो कनेक्ट करता है मैथमेटिक्स से वो है पॉलिनोमियल्स। तो बेसिक चीज उन सब को कनेक्ट करने के लिए जो हमें पढ़नी पड़ती है वो है पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट सब देखते हैं, तो क्रिकेट में देखते होंगे कि रियल टाइम जब भी आप टीवी स्क्रीन पे देखते हो वो हर चीज़ बता देते हैं, भाई बॉल कितने किलोमीटर स्पीड से फेंकी गई और मतलब सिक्स जो गया वो कितने मीटर दूर था। तो ये सब कैसे होता है? तो इन सब की शुरुआत जो होती है, उन सब की शुरुआत होती है पॉलिनोमियल से। तो चलिए हम अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना है कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो देखो, पॉलिनोमियल्स का सिंपल सा पहले तो मतलब है, पॉली मतलब क्या? पॉली मतलब क्या? मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स को कह सकते हो आप टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब सिंपली होता है बहुत सारे टर्म। तो हमें मेनली अभी अगर एक वेरिएबल का पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है सबको पता है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सके, वेरिएबल जो एबल हो किस चीज के लिए? वेरी करने के लिए, जो वेरी कर सके। तो वेरी मतलब क्या? डिफरेंट वैल्यूज हो सके उसकी। तो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जनरल टर्म होती है वो ये होती है। तो इस जनरल टर्म को पहले अच्छे से समझते हैं। तो देखो, px कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि भाई ये पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो ये x है वो क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे एक x क्यों डाला गया ब्रैकेट में? इसका कहने का मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये इज इक्वल टू इसका जो जनरल टर्म है पहले an। तो an जो है हमारा वो होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट मतलब क्या? 1 2 3 4। तो एक और x क्या होता है? हमारा वेरिएबल। तो देखोगे इन दोनों का पहली बात है डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो किसी भी एक सिचुएशन के लिए उसकी एक ही वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कि जो अगर एक कोई सिचुएशन है तो किसी ए की वैल्यू तो हम लोग कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं मेनली कब? ए बी सी तो डी ऐसे कुछ। तो ये सारी वैल्यू जो किसी एक सिचुएशन में इसकी कोई एक ही वैल्यू होगी, जैसे 2 1 3 ऐसी कोई एक ही वैल्यू होगी। लेकिन वेरिएबल की उसी एक सिचुएशन में, जैसे अगर x है, y है, z है, इन सबको वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। तो इसकी उसी एक सिचुएशन में हम लोग वेरी करते रहते हैं वैल्यूज, कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी, 100 तक होगी। तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कहते हैं। तो देखो, दो चीज समझ आ गई हमारी, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब बात रही है साइन की, जो ये पावर में, एक्सपोनेंट में। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। जो ये पावर में है एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही अब हमारा जब ये टर्म समझ आ गया कि भाई इस टर्म में होता है, तो सबसे पहले समझते हैं ये जो एक पूरा an टू द पावर x टू द पावर n, और ये जो है, जो ये एक टर्म, ये सारे हैं, उसको बोलते हैं टर्म्स। ये है टर्म, मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये सारे टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब समझ में आ गया, बहुत सारे क्या है? ये टर्म्स से जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर कोई एक टर्म हो, जैसे अगर मान लिया जाए, अब देखो अगर px इज इक्वल टू मान लो बस 2x है, तो ये बस एक टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में बस एक टर्म हो, जैसे 2x हो या फिर 2x स्क्वायर हो या बस 2 हो, तो ये सारे एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में बस एक टर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब बस एक, मोनोमियल्स एक टर्म, मियल मतलब टर्म। और ऐसे ही अगर दो टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। अगर तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया? 2 या फिर 2x। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? 2 + 2x स्क्वायर। दो टर्म्स आ गए इसमें। अब इसमें तीन टर्म आ सकते हैं, जैसे x स्क्वायर + 2x + 2। तो ये क्या है? तीन टर्म से जुड़ा हुआ है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आ गया। आप समझते हैं कि देखो भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले इसके लिए हम लोग स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। तो देखो, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री वो होती है जो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? तो x टू द पावर n,
ये n जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सारी n-1, n-2 ऐसी है तो वो उनसे कम है। तो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की उसको क्या कहेंगे, डिग्री। जैसे अगर मान लो px इज इक्वल टू क्या हो जाए x+2, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हुआ 1। अगर ऐसी कोई होता है x² + x³ तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या होगी हमारी 3 इस पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी कैरेक्टराइज किया गया है। जैसे अगर डिग्री n इज इक्वल टू 3 हो, अगर डिग्री 3 हो पॉलिनोमियल की, जैसे इसमें है डिग्री 3 है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी अगर डिग्री 2 हो, पावर 2 हो हाईएस्ट, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखोगे कि यहाँ जो भी डिग्री आ रही है वो क्या है, हमेशा होल नंबर है। तो होल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल्स में हमेशा x का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अगर वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा होल नंबर में होंगे। और कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो, अगर मान लो अभी कांस्टेंट टर्म अगर बस 2 हो, 3 हो, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3 और ये पॉलिनोमियल क्यों है एक्चुअली, क्योंकि मान लो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 ही हो गया। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर बस 0 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 या फिर 0x टू द पावर 1, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग नहीं कह सकते कि कितनी होगी। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो कह दिया हमने 0 ही होगी हमेशा डिग्री, लीनियर की क्या होगी 1 होगी। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 से x टू द पावर 1 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, x टू द पावर 0 भी, 2 भी, तो इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो अब जरा आगे देखते हैं। तो अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल है, इसको जरा देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है अगर ये पॉलिनोमियल है। तो पहला है 4x + 2, तो ये क्या है, पहली बात इसका डिग्री 1 है यहाँ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें सारे होल नंबर में ही है पावर। और इसका जो जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, ax + b। a क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सिचुएशन में बस एक ही वैल्यू है, क्या 4। और b क्या है, कांस्टेंट है जो कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x एक वेरिएबल है। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म हो सकता है ax + b हो सकता है। यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट और b भी कोई कांस्टेंट, a और b कोई कांस्टेंट, x वेरिएबल। ऐसे अब ये दूसरा, तो इसकी डिग्री क्या है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c, जहाँ पे a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ऐसे ही तीसरा देखो, तो तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है क्यूबिक, क्योंकि तीसरे में हमारी डिग्री क्या है 3 है। डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। और इसका जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, कोई कांस्टेंट × x² + cx + d, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म। अब ऐसी, अब इसकी डिग्री क्या है भाई, तो इसकी डिग्री है 6। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 6। अब इसको देखो, √x + 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि √x इज इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर हाफ। और x टू द पावर हाफ मतलब पावर हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ऐसी 1/x टू द पावर 1, तो पहली बात ये है कि ऐसा कोई भी टर्म हो तो वो हमेशा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, और ये डिनोमिनेटर में इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो, x + 1
टू द पावर -1 और x टू द पावर -1 आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये भी होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ये भी नहीं है क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में और इसकी ऊपर पावर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें पूरा समझ आ गया, अब आगे देखते हैं। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमें डिग्री बतानी है सारी पॉलिनोमियल्स की। बहुत सिंपल, तो पहला है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। तो भाई जल्दी बताओ इसकी डिग्री क्या है। सिंपल, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 5 वेरिएबल का, इसीलिए इसकी डिग्री 5 है। और दूसरे में हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 8, वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर है 8, तो डिग्री क्या हो गई 8। अब इस 2 में 2 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसी आए तो उसकी तो हमेशा क्या होगी डिग्री 0, और इसकी डिग्री क्या हो गई 0। अब अगला देखते हैं भाई। अब बात आई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले कोई एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। जैसे भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया ax प्लस बी, जनरल टर्म यही होता है। अब इसको तुम लोग 2x प्लस 3 भी कह सकते हो, 4x प्लस 5 कह सकते हो, कोई भी ऐसा हो सकता है ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ये होगा। तो मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है, तो अगर px इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस 2x प्लस 3, तो p1 क्या होगा। और p1 को कहने का मतलब ये हुआ px एट x इज इक्वल टू 1। p1 को कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है। तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम लोग x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 इस पॉलिनोमियल में, तो 1 पुट किया तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 515 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई 10। p1 कहने का मतलब px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ गई 10। सिंपल। तो ऐसे ही अगर मान लो px पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी एट x इज इक्वल टू किसी भी एट x इज इक्वल टू k, यहाँ एक कांस्टेंट है एट x इज इक्वल टू k, किसी कांस्टेंट पे px की वैल्यू क्या हो जाए 0। समझ रहे हो, दोबारा बोलता हूँ एट x इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट पे एक px की वैल्यू 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस कांस्टेंट यानी k को क्या बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है 0। ठीक है। तो अब देखो एक चीज कि मान लो अब हमने कहा कि px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू k, तो कहने का मतलब क्या pk इज इक्वल टू 0। तो pk इज इक्वल टू 0 का मतलब k क्या हमारा 0 पॉलिनोमियल। अब मान लो कोई पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर 5x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब इसका 0 क्या होगा, तो इसका 0 ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। हमें क्या चाहिए कि px इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, तो फिर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेट किया तो 3 इस साइड गया तो -3 हो जाएगा, और फिर 5 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -3/5। तो x इज इक्वल टू -3/5 पे px की वैल्यू 0 है, तो -3/5 क्या है हमारा 0, यही तो k है जो हमने यहाँ लिखा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ऐसे ही निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देना। अब कोई भी लीनियर ही अगर हो तो उसका जनरल टर्म क्या होगा ax प्लस b। तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 कभी भी px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब यहाँ से x इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा हमारा -b/a। इसका मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा 0 क्या होगा -b/a। a और b क्या है हमारे कोफिशिएंट, a किसका कोफिशिएंट है x का, और b किसका कोफिशिएंट है
x टू द पावर 0, और इसका मतलब b क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ही रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर जीरो कोई कहे या कहे रूट ऑफ पॉलिनोमियल तो बात क्या होगी, बराबर। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को ही क्या कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का रूट। तो अब हमारा एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 हमारा कह रहा है कि px की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या डायरेक्ट कि p1 की वैल्यू निकालो। तो p1 की वैल्यू क्या आएगी पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट x की वैल्यू 1 डाल देनी है पूरे क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू 1 डाली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में -3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में +7। तो ये क्या आ गया, 5 - 3 + 7, तो दिस इज इक्वल टू 9। तो p1 की वैल्यू आ गई 9। ऐसी एक और देखो, तो q2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो q2 की वैल्यू क्या होगी, तो 3, और y की क्या डाल देनी है वैल्यू 2, माइनस यहाँ पे y की वैल्यू क्या डाल दी 2, और रूट अंडर 11। तो अब इसको इक्वेट किया तो भाई 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, तो 3 × 8 -4 × 2 8, और ये क्या है रेशनल नंबर शर्ड रूट अंडर 11। तो ये क्या हो गया 24 - 8 + रूट अंडर 11, और दिस इज इक्वल टू आ गया 24 - 8 इज इक्वल टू 16 + रूट अंडर 11। तो हमारा Q2 क्या आ गया 16 + रूट अंडर 11, जो कि रेशनल वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब ऐसी ही थर्ड का भी निकाल देना। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हमारा तीसरा एग्जांपल है कि हमें चेक करना है कि -2 और 2 0 है इस पॉलिनोमियल के। तो भाई 0 कब होता है, जब px इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो -2 और 2 का चेक करना है। इसका मतलब p -2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो p -2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो -2 जब पुट किया x + 2 में, तो -2 आ गया +2, तो -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, -2 0 है। ऐसे अगर 2 पुट किया तो x + 2 का क्या आ जाएगा 2 + 2, x की जगह 2 पुट किया तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे p2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, जो कि 0 नहीं है। तो जब px इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये 2 क्या हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब -2 तो हमारा 0 है पॉलिनोमियल का, यस, लेकिन 2 क्या नहीं है, नो। सिंपल। अब आगे देखो कोई। अब एग्जाम्पल 4 हमारा फाइंड करना है हमें 0 पॉलिनोमियल। तो सिंपल, हमने अभी देखा था px इज इक्वल टू क्या है 2x + 1। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट करना होता है। तो बस, तो 2x + 1 इज इक्वल टू अगर 0 है तो इस साइड ले जाओ सारा, तो ये क्या हो जाएगा -1 / 2। तो x की वैल्यू एट -½ क्या है हमारा, px इज इक्वल टू 0। तो हमारा 0 क्या आ गया -½ तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर 2 और 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब डायरेक्ट पुट करना है। तो p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x² - 2x है, तो p2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है। 2² - 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 2, p2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो p2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब 2 क्या है 0 है। अब 0 को भी चेक कर लेते हैं। तो जब 0 को चेक किया तो x की वैल्यू 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हाँ, ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हमारा एग्जाम्पल 6 क्या है कि डिवाइड करना है हमें px बाय gx। एक तरह से ये हो गया px बाय gx, और px हमारा क्या है x + 3x² - 1, और gx क्या है हमारा 1x + 1 या 1 + x, बात बराबर है। तो अब हमें डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड सिंपल वैसे ही होता है जैसे हमारे नंबर्स में होता है। अगर मैं कहता कि मान लो हमें डिवाइड करो, मुझे 10 को डिवाइड करो 3 से, तो कैसे डिवाइड करते, सिंपल 3 यहाँ पे 10, और उसके बाद क्या करते यहाँ पे 3 लिख देते, फिर 3 3 9 करते, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता 1। और रिमाइंडर अब यहाँ पे क्यों रुक जाते हैं,
अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 पे रुक गए। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 3 से छोटा हो गया। जैसे ही रिमाइंडर हमारा छोटा हो जाता है किससे, ये क्या है, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाता है किससे, डिवाइजर से, तो हम वहां पे रुक जाते हैं और क्वेश्चन जो आता है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन, और ये क्या है, डिवाइडेंट, 10 होता है डिवाइडेंट, ठीक है, इतना तो सबको पता है। तो बिल्कुल सेम है पॉलिनोमियल्स में भी। अब क्या करना है, हमारा डिवाइडेड क्या है, ये टर्म पॉलिनोमियल px, और gx क्या है, हमारा डिवाइजर। तो ऐसे ही बिल्कुल करना है, x+1 ऐसे लिख दिया यहाँ पे डिवाइजर। और यहाँ पे बस एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिवाइडेंट लिखना है, जब भी डिवाइडेंट लिखना है, और देखो जब भी मैं चैप्टर 1 से लेकर जितना भी चैप्टर पढ़ा रहा, तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट रहे लिखते रहो। और मेरी स्पीड भी मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ ताकि आप लिख भी सको साथ में। कोई फटाफट नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि आपको याद भी होते रहे साथ में, ठीक है। तो अब दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हमेशा याद रखना है कि डिवाइडेंट को हमें कैसे लिखना है, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स। तो कहने का मतलब जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे सबसे बड़ा क्या है हमारा 2, तो उसको सबसे पहले लिखना है। तो 3x² सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्या आ गया 1x-1। समझ रहे हो, हमेशा डिवाइडेंड को कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में। तो डायरेक्ट लिख दिया अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको क्या करना है, डिवाइड, जैसे यहाँ करते हैं। तो अब देखना है हमें कि 3x² + 3। तो देखो सबसे पहले इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो वेरिएबल है x, उसको किसके इक्वल करना है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद। तो वो क्या है, 3x²। तो 3x² कैसे आएगा, x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 3x² आ जाएगा। तो देखो यहाँ सिंपल, क्या, अगर x+1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें क्या, 3x, तो 3x = 3x और 3x का 3x²। तो 3x² टर्म आ गया, पहला टर्म आ गया यहाँ पे। तो पहला टर्म आ गया, तो मतलब हमें क्या करना है, बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या देगा, 3x, और x+1 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमेशा कैसे भी हमें फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कट करना है, कैंसिल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे 3x² लिख दिया और दूसरा टर्म क्या आ गया, 1 के बाद 3x, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 3x। अब यहाँ पे माइनस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। 3x² - 3x 0, और यहाँ x - 3x = -2x, सिंपल। और सेम टू सेम यहाँ लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिवाइड करना है। बस दो चीज क्या याद रखनी है, हमेशा पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, उन टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमेशा क्या चेक करना है, पहले टर्म को कैसे भी कैंसिल करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई, कुछ भी ऐसा करके। तो बस ये आ गया। अब x+1 को इससे करेंगे। और देखो यहाँ भी कब रुकना है, यहाँ कब रुकते थे हम लोग, जब रिमाइंडर क्या हो जाता था, छोटा हो जाता था डिवाइजर से। तो यहाँ भी हमें तब रुकना है जब रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाए, छोटी हो जाए डिवाइजर की डिग्री से। अभी देखो, अभी रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 1, और डिवाइजर की डिग्री भी 1 बराबर है। इसका मतलब अभी कर सकते हैं, जैसे ही छोटी हो जाएगी तो वहाँ रुक जाएंगे। तो रिमाइंडर की डिग्री अभी बराबर है, तो अब -2x लाना है यहाँ पे। कैसे आएगा, तो x को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ -2 कर दो। x को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो क्या आ जाएगा, -2x। और उसके बाद +1 से किया -2 को मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं दोनों टर्म से, क्योंकि ये क्या है, +1 × -2, तो ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों से कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, -2 का -2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का प्लस उल्टा साइन और इसका प्लस। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये +2 - 1 = 1। अब यहाँ क्या करना है, रुक जाना है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है x⁴
तो ये इसकी डिग्री हो गई 0 और इसकी डिग्री, डिवाइजर की डिग्री है 1, रिमाइंडर की डिग्री 0, तो रिमाइंडर की डिग्री हो गई छोटी डिवाइजर की डिग्री से, तो यहाँ हमें रुक जाना है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1 और कोशेंट क्या आ गया दिस और डिवाइडेंट क्या आ गया हमारा, सॉरी डिवाइडेड क्या था हमारा ये और डिवाइजर है ये। सिंपल, हमने डिवाइड करके पूरा देख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करना है, तो देखो सिंपली क्या करना है, x माइनस 1 कर दिया, यहाँ डिवाइजर लिख दिया, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया पावर्स के, और उसके बाद डिवाइड करना है। तो पहला टर्म देख लो, तो x को 3x टू द पावर 4 लिखना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब से, तो ये क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 4 और 3x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से, अब इसको माइनस और ये माइनस का प्लस, ये दोनों दोबारा कैंसिल और -4 दिस इज इक्वल टू x क्यूब। अब अगला टर्म, अब क्या लाना है, -3x और -1 यहाँ लिख दिया, अब क्या लाना है हमें x क्यूब, तो x क्यूब कैसे आएगा, जब हम लोग -x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ -x क्यूब आ गया और -x² को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -+x², और इन दोनों, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, सिंपल, ये दोनों हो गए 0। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म मतलब दोनों के जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट है सेम नहीं है, तो ये टोटल हम लोग क्या लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -x², ये क्या हो जाएगा -x, 3x और -1। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो बस। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो अब हमें -x² लाना है, तो कैसे आ जाएगा, -x से मल्टीप्लाई हो गए, -x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x², -x से ये हुआ मल्टीप्लाई तो +x, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये दोबारा कैंसिल और -3 - x इज इक्वल टू -4x, और ये हो गया -1। अब दोबारा और कर सकते हैं क्योंकि अभी तक रिमाइंडर और डिवाइजर की डिग्री सेम है, तो -4 लाने के लिए -4 से मल्टीप्लाई, -4x हो गया, और -4 इंटू -1 +4। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल और -4 - 1 इज इक्वल टू -5, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा -5 और क्वोशिएंट आ गया हमारा दिस, तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो जैसे एक चीज़ अब यहाँ भी देख लो कि जैसे हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा क्वोशिएंट 3 आ गया और रिमाइंडर क्या आ जाता है 1, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या है डिवाइडेंट, ये है डिवाइजर, ये क्या है क्वोशिएंट और ये क्या है रिमाइंडर। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल में भी सेम लिख सकते हैं कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट को पॉलिनोमियल हमेशा मेनली px से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को कर दिया हमने gx से डिनोट, और क्वोशिएंट को कर दिया qx से डिनोट, रिमाइंडर को rx से। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो यहाँ px क्या है, ये वाला, gx क्या है डिवाइजर, क्वोशिएंट क्या है हमारा दिस, और रिमाइंडर क्या है -5। सिंपल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब है हमारा एग्जाम्पल 8, हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, कैसे, डायरेक्ट डिवीजन से। अभी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, x + 1 और यहाँ पे x³ + 1, तो यहाँ पे बस हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए देखो अभी कितना करना पड़ रहा है। अब पहले क्या करेंगे भाई, x² से मल्टीप्लाई तो ये x³ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +x², और यहाँ पे माइनस माइनस, तो दिस इज इक्वल टू कैंसल 0, और यहाँ पे आ जाएगा -x² + 1, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा x² लाने के लिए -x से मल्टीप्लाई, तो ये -x² - x, ये
माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस प्लस, ये आपस में फिर कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो ये एडिशन होके ये आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस ये 0, 0 कैंसल, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 0, ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ना अभी समझ लेते हैं कि कैसे इंटर रिलेटेड है। मान लो कि अगर 10 हो और यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 5 करके 10 आ जाएगा और रिमाइंडर 0, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 5। अब 2 और 5 क्या है 10 के फैक्टर्स, पहली बात 2 और 5 क्या है यहाँ पे फैक्टर्स। ऐसे ही यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का, जैसे यहाँ 10 का मल्टीपल लिख दिया तो इसको डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल लिख सकते हैं, सिंपल। जैसे यहाँ डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल लिख दिया, और वैसे जैसे 2 और 5 फैक्टर थे, ये वाला पॉलिनोमियल और डिवाइजर और कोशेंट जो है फैक्टर है किसका px डिवाइडेंड पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये दोनों क्या है इसके फैक्टर। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है, 10 क्या है 2 का मल्टीपल, 10 क्या है 2 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 1 किसका किसका मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 1 का और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीपल। इतनी चीज समझ में आ गई। एक चीज और नोटिस कर लो भाई जब कर ही रहे हो, ये नोटिस करने वाली चीज क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा तो जो x प्लस 1 है वो कोई पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 1 का 0 क्या होगा जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 उस वैल्यू पे क्या हो रहा है 0, पॉलिनोमियल उस वैल्यू पे x की 0 हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो माइनस 1 क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब x प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस टर्म, चाहे कोई भी टर्म होता है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट की जो कि है माइनस 1, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, और एक्स क्यूब प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 0 के, और एक्स क्यूब प्लस 1 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 पे एक्स क्यूब प्लस 1 की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो देख लो माइनस क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फैक्टर का 0 माइनस 1 है तो इसका भी 0 क्या होगा माइनस 1 ही होगा। ध्यान रखो जीरोस क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये भी देख लिया। अब इसको आगे देखेंगे तो ये आगे इसका एप्लीकेशन समझ आएगा। चलो तो अब पढ़ना है हमें रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी तो जल्दी समझ आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा यहाँ क्या कह रहा है कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री ग्रेटर या इक्वल टू 1 हो, तो let a be any real number, then px is divided by linear polynomial this, then remainder is this। कुछ समझ नहीं आया, अब समझ आएगा। तो देखो इसका कहने का मतलब सिंपल यही है कि px किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से जब डिवाइड हुआ तो उसका रिमाइंडर क्या होता है हमेशा pa होता है। इसके कहने का मतलब बस सिंपल ये है। अब इसको हमें प्रूव भी करते हैं क्या ये होता है। क्या x माइनस a से अगर डिवाइड हो रहा है कोई भी पॉलिनोमियल px तो उसकी वैल्यू pa होगी। तो चलो मान लो px कोई पॉलिनोमियल है, तो अगर ये डिवाइडेंट है तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिवाइजर क्या है माइनस x माइनस a, यही है डिवाइजर क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है। और कोशेंट मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल आया qx, कोई एक पॉलिनोमियल आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, कोई भी आएगा कोई पॉलिनोमियल आएगा, और साथ में क्या आएगा कोई रिमाइंडर rx, ठीक है। इतना तो सिंपल है, हमें बस ये चीज मालूम है। तो अगर मैं आप कहूँ कि एट x इज इक्वल टू a, मतलब
पी ए पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो इस पे पूरे इस पॉलिनोमियल पे ए की ए पुट कर दो एक्स की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस ए, ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स मल्टीप्लाई प्लस आर एक्स, सिंपल। अब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा प्लस आर एक्स। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आर एक्स। आर एक्स क्या था रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ गया पी ए। वही तो ये कह रहा था कि भाई पी एक्स से कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस ए जब डिवाइड हुआ तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है पी ए, और वो चीज आ भी रही है। समझ में आ गया तुम्हें कि भाई पी ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा रिमाइंडर, और हमेशा ए क्या है यहाँ पे x माइनस ए जो पॉलिनोमियल है उसका 0, क्यों, क्योंकि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू ए हो गया। तो x इज इक्वल टू ए पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो a क्या है हमारा इस पॉलिनोमियल का 0, तो पी ए की वैल्यू क्या आ रही है रिमाइंडर के इक्वल। सिंपल समझ आ गया भाई। किसी भी पी एक्स पॉलिनोमियल को जब किससे डिवाइड कर रहे हैं, किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा पी ए के इक्वल। तो अब हमारा हो गया रिमाइंडर थ्योरम खत्म। अब इसकी एप्लीकेशन भी देखनी है। तो अब फाइंड करना है रिमाइंडर जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड हुआ इससे, तो अब हमें बस रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हमें एक मेथड हमने देख चुके हैं क्या लॉन्ग डिवीजन, अब हम अपने रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि पी एक्स अगर किसी x माइनस ए से डिवाइड हुआ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा पी ए, ठीक है। और पी ए क्या है हमारा 0 इस पॉलिनोमियल का, ऐसे ही। तो अब यहाँ पे x माइनस ए डिवाइजर क्या है x माइनस 1 डिवाइजर है, और पी एक्स क्या है हमारा x 4 टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा पी ए, और a क्या है यहाँ पे 1, a क्या है हमारा 1, क्यों, क्योंकि x माइनस ए इज इक्वल टू ये है ना x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 1। ऐसे भी देख लो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या होता है हमेशा रूट 0, तो 0 हो गया। तो जब p 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए रिमाइंडर। तो अब यहाँ 1 पुट कर दो, 1 टू द पावर 4 1 क्यूब माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया हमारा 2। तो P1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो P1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है हमारा 2। खत्म। रिमाइंडर थ्योरम से कितनी इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। समझाने में टाइम लगा, लेकिन तुम लोग करोगे तो कितनी जल्दी फाइंड हो जाएगा रिमाइंडर। और लॉन्ग डिवीजन से हमें कितना कुछ करना पड़ा था, यहाँ पे क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, ए की। ए क्या है हमारा 0 उस पॉलिनोमियल का, किसका डिवाइजर का, ठीक है। अब आगे देखो, अब चेक वेदर क्या QT जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। QT पॉलिनोमियल मल्टीपल है इसका। अब इसको एक तरह से जैसे ही अगर कुछ कंफ्यूजन है ना ये सब समझ में, तो इसको रिलेट कर लो। तो मान लो 10 है, तो क्या 10 मल्टीपल पूछ रहा है 2 का, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि क्या 10 का फैक्टर है 2। अगर 2 जो है मल्टीपल है 10 का, तो 10 का फैक्टर क्या है 2 है कोई, और फैक्टर है इसका मतलब क्या, इस 10 से जब 2 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या कि अगर हम ये पता कर लें कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, समझ रहे हो, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं ये पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि फैक्टर है या नहीं है, मल्टीपल है या नहीं है।
अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर 10 टू डिवाइडेड बाय 3 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1, और रिमाइंडर कुछ आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब 10 का फैक्टर 3 नहीं है, और हमें पता है नहीं है क्योंकि हमारा 10 का फैक्टर 2 ही होते हैं, 2 और 5। तो ऐसे ही QT का ये मल्टीपल है या नहीं कैसे पता कर ले, डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि क्या है, QT को जब डिवाइड करेंगे 2t + 1 से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर फाइंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या, पहला तरीका कि पूरा लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख लो भाई इन दोनों पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर आ रहे नहीं है, तुम दोनों तरीके में से कुछ कर सकते हो, यहाँ लिखा नहीं हुआ है। और दूसरा है क्या, हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट क्या करना है, हमें देखना है डिवाइजर क्या है हमारा 2t + 1। तो पहले क्या करो, इसका 0 निकाल लो। तो अगर दिस इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 इधर जाके और ये हाफ। तो अब हमारा t इज इक्वल टू -हाफ आ गया। इसका मतलब ये क्या है, रूट है डिवाइजर का। अगर ये रूट है डिवाइजर का, इसका मतलब q -हाफ इज इक्वल टू रिमाइंडर है, इज इक्वल टू रिमाइंडर है। तो अगर ये रिमाइंडर है तो अब हम लोग पुट करके देख लेते हैं क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मल्टीपल है इसका 2t + 1 QT का। अगर नहीं आ रहा है रिमाइंडर 0, इसका मतलब नहीं है, वो हमने देख लिया क्यों। तो अब q -हाफ की वैल्यू देख लेते हैं, 0 आ रही है या ना, या नहीं आ रही से। तो अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4t² है तो 4 -हाफ टू द पावर क्यूब, और यहाँ पे क्या है 4 -हाफ स्क्वायर। उसके बाद क्या है -t, तो -हाफ, t की वैल्यू -हाफ -1। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू -हाफ का क्यूब, तो क्या हो जाएगा -हाफ इंटू -हाफ इंटू -हाफ। तो माइनस 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 तो नेगेटिव साइन ही आएगा, तो -1/8। और यहाँ पे 2 बार बस -हाफ स्क्वायर है, तो इसको अगर काट दो क्या, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 4 इंटू 1/4। और ये क्या है माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये -1। तो यहाँ पे ये दोनों कट गया तो ये 2 से हुआ, तो ये -हाफ, और ये 4 कट गया तो 1, और +हाफ -1। ये दोनों कटा और ये दोनों कटा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या कि QT जो है वो मल्टीपल है किसका, QT + 1 का। और इसका उल्टा क्या कह सकते हैं कि 2t + 1 फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल QT का। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया है फैक्टर थ्योरम। तो देखो भाई फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब ये कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, समझ आ जाए तो खैर मैं समझा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, तो x - a जो होगा वो इसका फैक्टर होगा px का, जब pa जो हो वो क्या हो, इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी लास्ट एग्जांपल किया था उसमें क्या था, यही था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कह रहे थे, वो उसका मल्टीपल है, फैक्टर है। तो बस फैक्टर थ्योरम यही कह रहा है क्या, कि अगर pa इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x - a क्या है, फैक्टर है px का। और इसका उल्टा भी कि अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो x - a क्या है, फैक्टर है, और x - a फैक्टर है तो pa इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब दोनों चीजें होंगी एक साथ। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम से हमने एग्जांपल में देखा था, उसको ठीक तरीके से बस लिख लेते हैं। क्या रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कह रहा था, डिवाइडेड px इज इक्वल टू x - a इंटू qx क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या था हमारा pa आ रहा था रिमाइंडर। तो दिस इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब pa क्या है यहाँ पे 0, pa क्या होना चाहिए 0। तो अगर ये 0 है तो px इज इक्वल टू क्या हो गया, x - a और qx। इसका मतलब x - a और qx क्या है, फैक्टर है किसका, px का। अगर 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो 2 और 5 क्या है, फैक्टर है 10 के। इसी तरह x - a क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका, और qx भी हो गया यहाँ फैक्टर। तो बस हमें इससे लेना देना है, डिवाइजर से। और x - a क्या हो गया, फैक्टर,
और यही तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो फैक्टर थ्योरम से x माइनस ए क्या है, फैक्टर है उस पॉलिनोमियल पी एक्स का। सिंपल प्रूफ। अब आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, तो देख लो, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से और प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो देखो फैक्टराइजेशन में क्या होता था, अगर याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर कैसे निकालते थे इस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसको कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि जो इसका सम हो उसके स्प्लिट टर्म्स का वो क्या हो, 4x हो, और जो उसका मल्टीपल हो वो क्या हो, 4 हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं स्प्लिट, 2x प्लस 2 और इंटू 4, क्यों? क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 4, और दोनों का समेशन भी क्या है, 4x। तो अब इसको स्प्लिट कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को कॉमन, तो x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 कॉमन है, तो दो टर्म क्या गया, x प्लस 2 और x प्लस 2। सिंपल। तो अब इससे पता चल गया कि जो हमारा x प्लस 2 है, ये दोनों टर्म है वो क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, इसके, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। फैक्टराइजेशन से हम लोग ऐसे ही फैक्टर निकाल लेते हैं। और अगर दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 तो ये इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो दूसरा टर्म भी सेम ही है। वैसे तो अगर कुछ अलग होता तो क्या लिख देते, या तो दिस इज इक्वल टू 0 या तो दिस। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी टर्म 0 होगा तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको 0 करने से x इज इक्वल टू माइनस हाफ और इसको भी 0 करने से माइनस हाफ। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये रूट है किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के। रूट मतलब जीरोज हैं, x इज इक्वल टू हाफ। तो फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या क्या निकाल पाए, दो फैक्टर्स। और हमने अभी देख लिया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर फैक्टर ये है x प्लस 2 तो इसका 0 क्या होगा, रूट क्या होगा, -2। तो अब हमने फैक्टराइजेशन याद तो कर लिया, अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या है, हम लोग कहते हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ये होता है, इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अब हम ये कह देते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर होंगे, जो होंगे px प्लस q और मान लो lx प्लस m। p q l m क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब इसको ऐसे क्यों लिख दिया, तो ये देखो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा लीनियर होते हैं, लीनियर या कांस्टेंट हमेशा उससे छोटे होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। क्यों होते हैं, तो देख लो एक्स स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक है, वो कैसे बनता है, जब हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x, और x क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या आता है, एक्स स्क्वायर, और x फैक्टर ही होगा ना एक तरीके से। तो दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद ही बनता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेट। तो इसको इक्वेट किया तो भाई इन दोनों को करेंगे इक्वेट, तो ये क्या हो जाएगा, PL x स्क्वायर प्लस QLX प्लस MPX प्लस QM। सिंपल। अब इसको कैसे लिख सकते हो, PL x स्क्वायर प्लस QL प्लस MPX इंटू QM, और ये क्या है, x स्क्वायर प्लस BX प्लस C। अब अगर बोथ साइड कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, दोनों के कोफिशिएंट्स को, सारे वेरिएबल के। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, a और PL, तो दोनों इक्वल होना चाहिए कंपेयरिंग से। तो कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू PL, x के कोफिशिएंट क्या है, b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा, QL प्लस MP, और ऐसे c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, QM। ठीक है, तो अब अगर हम लोग a और c को मल्टीप्लाई कर दें, a और c को मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, PL QM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि QL और MP,
मतलब यही है ना, QL और MP। अब देखो ये जो QL और MP है वो क्या है, ये है। तो अब इससे समझ आ गया हमारा इसका प्रूफ कैसे। तो देखो जो दो टर्म QL एक टर्म है और ये एक MP एक टर्म है, तो मान लो QL इज इक्वल टू, अभी के लिए मान लो कोई QL इज इक्वल टू F और MP इज इक्वल टू G। तो अगर F और G दो कांस्टेंट है, तो क्योंकि हमारे P Q L M सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कोई कांस्टेंट क्या आएगा। तो F और G कोई कांस्टेंट है, मतलब QL कोई कांस्टेंट है और MP भी कोई कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट का जो सम है वो किसके इक्वल है, B, जो कि कोफिशिएंट है किसका, X का। और उन्हीं दो कांस्टेंट का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, जो कि कोफिशिएंट है x स्क्वायर और एक है कांस्टेंट। तो इसका मतलब कोई भी दो कांस्टेंट जिसके सम क्या हो, इक्वल हो B के, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल हो A और C के प्रोडक्ट का, तो हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्टराइज टर्म ही तो है दोनों, ये दोनों फैक्टर ही तो हैं। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि दो ऐसे टर्म देख लें जो क्या हो, समेशन हो किसका, दो टर्म समेशन हो B का, और वही दो टर्म क्या हो, प्रोडक्ट हो A और C का। और फैक्टराइजेशन में हम लोग यही तो देखते हैं भाई, यही तो देखते हैं कि जो दो B को कुछ इस तरह डिवाइड करना हो कि जो दो टर्म आए, दो कांस्टेंट हो, वो सम उसका क्या हो B, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो, A और C के इक्वल। तो इसका प्रूफ अभी हमने देख लिया कैसे हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एग्जामिन करना है वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो दो पॉलिनोमियल है, बताना है ये इसका फैक्टर है, तो हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम से कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर Px कोई पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइडेंट है, तो x - a डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर होगा Px का। कब, जब Pa इज इक्वल टू क्या हो हमारा 0 के इक्वल। तो अब हम लोगों को क्या डायरेक्ट चेक कर लेना है कि जो हमारा Pa है क्या वो 0 के इक्वल है, और A क्या होता है हमारा रूट 0 ऑफ द डिवाइजर। हमारा डिवाइजर क्या है यहाँ, x + 2, तो इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये -2 क्या हो गया हमारा, रूट या 0, तो P -2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो अब इसको एक बार कर लो सॉल्व भाई। तो पहले में क्या आ जाएगा, हाफ क्यूब प्लस 3 माइनस हाफ का -2 का स्क्वायर 5 -2 प्लस 6 8 प्लस -8 सॉरी क्यूब है, तो यहाँ माइनस का 3 × 4 प्लस -10 प्लस 6, तो -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, तो ये किसके कितने के इक्वल हो गया, -10 और ये -18 और प्लस 18 0। तो P - 2 क्या आ गया, पहले पॉलिनोमियल से 0, इसका मतलब x + 2 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ऐसे किसका चेक कर लो, 2x + 4, तो 2x + 4 भी ऐसे चेक कर लो भाई, सिंपल। तो 2x + 4, तो P माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × -2 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 4 - 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x + 2 क्या है, इसका भी फैक्टर है, 2x + 4 का भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब x - 1 क्या हो, फैक्टर हो इसका। तो डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम से निकाल लेंगे। कैसे, तो अगर x - 1 इज इक्वल फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 रूट है, तो इसका मतलब P 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है x - 1 इस पॉलिनोमियल का, तो डायरेक्ट अब P1 इज इक्वल टू क्या है, P1 है हमारा यहाँ पे q प्लस 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4 1 प्लस k, और ये इज इक्वल टू 0। तो अब देख लो भाई, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 -4 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये दोनों हो गया कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। सिंपल। अब आगे देखते हैं।
अब क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है 6x² प्लस 17x प्लस 5 को दो मेथड से, एक स्प्लिटिंग मेथड और एक फैक्टर थ्योरम से। तो देखो स्प्लिटिंग मेथड इजी है और फैक्टर थ्योरम से ही प्रूफ होता है हमारा क्या, स्प्लिटिंग मेथड। तो फैक्टर थ्योरम से आपको जिंदगी में कभी करना नहीं पड़ेगा, ये बस आपको थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल्स क्वेश्चंस की भाई देखो कि फैक्टर थ्योरम आखिर है क्या, जो आपको याद हो जाए। तो देख लो पहले स्प्लिटिंग मेथड से कैसे हो जाएगा। अब आपको 17 को स्प्लिट करना है कुछ ऐसे कि उन दो कांस्टेंट का मल्टीपल क्या हो 30। तो 30 के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 3 × 5, यही हो जाएगा। तो फिर देख लो क्या हो सकता है, तो हो सकता है हमारा 15 और 2, तो डायरेक्ट हो गया 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 = 0। तो हमेशा स्प्लिटिंग मेथड में देखो मैंने कैसे किया, डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसके सारे फैक्टर लिख लिए, इससे आसानी हो जाती है। अगर आपको नहीं जल्दी दिख रहा है तो मैंने फिर जैसे ही फैक्टर लिखा तो मुझे दिख गया कि भाई इन दोनों का मल्टीपल और इसका मल्टीपल 17 का, इन दोनों का सम 17 के इक्वल भी होता है। तो अब डायरेक्ट अब क्या कर लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहाँ 1 को कॉमन ले लो तो 2x प्लस 5 = 0। तो हमारे दो फैक्टर क्या आ गए 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, दो फैक्टर्स हमारे ये दोनों आ गए। और अगर =0 कर देंगे इसको तो हमारे दो रूट्स भी आ जाएंगे, कैसे, तो x = -3/2 या फिर x = -5/2, तो दो रूट भी आ गए। तो इससे ये भी चीज़ नोटिस कर लो कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और ध्यान से नोटिस करो तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आ रहा था x + b तो उसका एक ही रूट था, और क्वाड्रेटिक का आया जैसे डिग्री 2 हुई तो उसका दो रूट हो गए। तो ये डिग्री पे डिपेंड कर रहा है कितने रूट्स होंगे, अगर डिग्री 1 है तो √1, डिग्री 2 है तो √2। ये एक्चुअली क्लास 10th में पढ़ना है, चलो बोनसली बता दिया। अब आगे पर देखते हैं। अब इसको फैक्टर थ्योरम से भी करना है, तो फैक्टर थ्योरम से थोड़ा टेढ़ा मामला है। तो जो हमारा फैक्टर थ्योरम है उसमें बहुत लफड़े हैं। तो अब देखो इसमें करना क्या है, उसमें सबसे पहले आपको लिख देना है पॉलिनोमियल, जैसे ये क्या हो गया 17x प्लस 5। अब इसको क्या करना है, पहले तो 6 कॉमन ले लेना है, जो a है उसको कॉमन, तो कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17/6x और ये क्या हो जाएगा 5/6। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब 6 कॉमन लिया यहाँ से तो देखो इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 17 के इक्वल आ रहा है, 6 × 17/6 तो वो 17 के इक्वल है, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इसको कह दो आप 6 × px। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये px। तो अब क्या करना है, अब आपको 6 = क्या कर देना है x - a × x - b। क्योंकि px के कोई दो फैक्टर होंगे और वो क्या मान ले रहे हैं हम लोग x - a और x - b। तो अब जो हमारा ab का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, जो ab है हमारा प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है 5/6। तो अब हमें क्या करना है 5/6 के जितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं वो लिखने हैं। तो 5/6 के भाई कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, तो देखो पहले 6 का देख लो, 6 के क्या कितने हैं 2 और 3, तो फिर क्या क्या हो सकता है हाफ, और क्या हो सकता है 1/3। और जब हाफ करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 5/6 हो जाएगा, तो भाई 5/3 से, और जब 1/3 रहेगा तो 5/2 से। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में साइन क्या हो सकता है, इन सब में साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो 5/6 जो कि प्रोडक्ट है AB का, उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने 4 × 2 8। क्यों, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो 8 फैक्टर्स। अब आपको फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, क्योंकि जो ये 8 फैक्टर्स पॉसिबल है 5/6 के, उन सब को पुट करना है इस पॉलिनोमियल में और चेक करना है क्या उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। अगर 0 के इक्वल आ रही है इसका मतलब वो फैक्टर है। क्यों, क्योंकि हमें PA = 0 चाहिए। तो अब A की वैल्यू पहले प्लस हाफ रखो, फिर माइनस हाफ रखो, फिर प्लस 1/3 रखो है, और जिन दो वैल्यूज पे आ जाए इसका मतलब वो दोनों क्या है फैक्टर है।
तो भाई वो तुम्हारे टैलेंट पे यूज करता है, तुम पहले कौन सा यूज कर सकते हो और अगर तुम जल्दी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। वैसे इसीलिए फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम बस समझाने के लिए। तो वैसे समझ तो आ गया होगा क्या करना है। अब हमें इन सारे फैक्टर्स को चेक कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी फैक्टर थ्योरम है, इसमें भी सिंपली क्या करना है। अब ये y माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, जैसे मान लो y माइनस ए और y माइनस बी। अब a और b का प्रोडक्ट जो कि है 6 के इक्वल, तो अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो अब 3 फैक्टर है, तो इसका मतलब वैल्यूज क्या क्या चेक करनी है हमें, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1। तो अब पहले चेक कर लो 2, फिर माइनस 2, फिर सारी इस पे चेक कर लो पॉलिनोमियल पे पुट करके। तो जिस पे दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, जिस वैल्यू पे, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके रूट। और जैसे चलो एक चेक ही कर लेते हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 3। तो अगर 3 चेक किया तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब P3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। तो इसका मतलब x माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। x माइनस 3 क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमारा फैक्टर थ्योरम यही तो कहता था, अगर PA इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a क्या है हमारा फैक्टर है। तो 3 इज इक्वल टू 0 है, P3 इज इक्वल टू, तो x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है। एक फैक्टर निकल गया, अब क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर आएंगे, तो अब दूसरा भी कोई पुट करके निकाल लो, एक एक करके, और खुद आइडिया निकाल लो कि क्या पुट करना चाहिए। चलो अब अगला देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये एक्चुअली आपने पढ़ी हुई है सारी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बस थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये तो सबको याद भी होगा। और इसका प्रूफ क्या है, सिंपल, x प्लस 2x प्लस वाई। ये एक्चुअली स्क्वायर का मतलब यही है, 2 मल्टीपल। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। सिंपल प्रूफ भी है। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ अगर देखना है, मतलब डायरेक्ट थोड़ा एनिमेशन के थ्रू, तो ये पूरे चैप्टर के बाद अभी रिवीजन टाइम में सारे मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिखा दूं एनिमेशन के थ्रू। वैसे जो नहीं दिखा सकते तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब चैनल को, तो आपको पता चल जाएगा आप कैसे खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया प्रूफ। अब आइडेंटिटी 2 भी ऐसे डायरेक्ट कर लो, दिस और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही आ रहा है। तो चलो भाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 2xy। ये सब आपको याद होने चाहिए, और याद कैसे होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से और प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस भी आपको करनी है, तो आपको पता है क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तब आइडेंटिटी 3, अब y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस। तो भाई अब इसको प्रूफ देखो, तो इसका प्रूफ क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को किया तो प्लस एक्स वाई, इन दोनों किया तो माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, दोनों आपस में कट गए, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखना है, तो भाई अब आइडेंटिटी 4 क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी। तो भाई इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो मिडिल टर्म में से x, तो a प्लस बी एक्स ए बी। सिंपल, ये भी प्रूफ हो गई। अब हमारा एग्जाम्पल 16 क्या है, डायरेक्ट आइडेंटिटी से बता दो भाई किसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए और x प्लस बी? नहीं, ये भी कह सकते हो, या तो कह सकते हो x प्लस ए और x प्लस ए दोनों, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ x प्लस ए और x माइनस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक करके देख लो। तो भाई ये पहले टर्म का तो
डायरेक्ट पता चल जाएगा क्योंकि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सिंपल। अब दूसरा क्या है x माइनस 3 और x प्लस 5। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी से हमें क्या पता चल जाएगा डायरेक्ट। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको कर दो 3x और फिर इसको कर दो तो 5 प्लस 5x और फिर माइनस 15। तो अब ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सिंपल। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है 105 इंटू 106, मतलब 105 इंटू 106, लेकिन आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब इसमें क्या यूज करें, तो हमें इसमें यूज करना है आइडेंटिटीज। तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो अब भाई ये क्या है 100 में से 5 प्लस और ये 6 प्लस है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, दिस प्लस 100 प्लस 6। तो अब आइडेंटिटी 4 के हिसाब से इसका वैल्यू क्या आ जाएगी x, क्योंकि देखो अब आइडेंटिटी क्या थी कि x प्लस a इंटू एक्स बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा 100, तो 100 स्क्वायर प्लस a और b क्या है हमारा 5 6, तो 5 प्लस 6 इंटू क्या 100x प्लस ए बी 5 इंटू 6। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 11, तो 1100 प्लस 30। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 0 3 1 1 और ये 1, तो आ गई आपकी ये वैल्यू। सिंपल। तो अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है इसको। तो देखो इसको फैक्टराइज करने का एक तरीका तो मालूम है, लेकिन हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली है तो उसको अप्लाई करते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो क्या ये कोई आइडेंटिटी बना रहा है, तो ध्यान से देखो तो a स्क्वायर और b स्क्वायर और यहाँ ab इंक्लूड है, मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी बना सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a किसके इक्वल हो सकता है, तो भाई ये क्या है 49 जो कि है 7 का स्क्वायर, तो क्या इसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और b क्या है 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब 70 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 7 70। तो मतलब ये क्या है एक आइडेंटिटी है। तो इस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कहने का मतलब क्या 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो बस हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब यही ना कि इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो, दोनों फैक्टर्स आ गए। सिंपल। और तो आइडेंटिटीज भी क्या थी, एक तरह से फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ था जो भी पॉलिनोमियल था उसको। तो ये भी क्या हो गया सिंपल। अब आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो चलो दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है 25 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई यहाँ माइनस है और 2 स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो क्या ये फॉर्मूला हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। डायरेक्ट देख लो क्या टर्म इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से यहाँ फॉर्मूला लिख लिया। आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 5 और 3 का, और यहाँ x, तो ये होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया y बाई 3 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म a और ये b, तो ये क्या हो सकता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो 5 बाई 3x प्लस y बाई 3, और ये क्या हो गया 5 बाई 3x माइनस y बाई 3। अब इसको 3 को कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन हमारा फैक्टराइज तो हो चुका है, 2 फैक्टर्स आ गए ये दोनों। सिंपल। अब आगे देखते हैं। अब हमारा आइडेंटिटी 5 है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल। तो अब देख लो इसके इक्वल आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आ ही रहा है,
इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, यही वाला टर्म। देखो सिंपल यही आ रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी सही है। अब आगे देख ले, तो बस अब आगे क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड कर देना है। तो वही आइडेंटिटी अभी पड़ी थी उसके हिसाब से कर दो, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, खत्म। यही तो था हमारा। अब आगे देखते हैं। अब हमारी आइडेंटिटी 6 है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी कैसे प्रूव कर सकते हो, सिंपल x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। या तो ऐसे, या तो डायरेक्ट इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर का मल्टीपल। तो अब इसको करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई स्क्वायर एक्स, फिर वाई क्यूब, फिर 2x स्क्वायर वाई, फिर 2x वाई स्क्वायर। एक एक करके टर्म मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो जो कॉमन है सब एक साथ ले लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस अब एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये क्या है तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में से भी कॉमन हो सकता है, तो देख लो भाई क्या कॉमन है, 3xy कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। आ गई ना वही चीज, तो आइडेंटिटी प्रूव। अब आगे देखते हैं। अभी इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हो क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लो इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे ही प्रूव करके देख लेना, वही आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क टाइप हो गया, ये खुद से भी अब तो कर ही सकते हो। अब आगे बढ़ा, तो अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है इसका। तो ये किसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का, और ये क्या है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसका एक्सपेंडेशन लिख दो। तो अब हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई ये क्या है, 104 का क्यूब, तो इसको कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 4। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मल्टीपल ढूंढो कि इसका 10 का, तो 100 मल्टीपल ही है ना का क्यूब। तो ये क्या हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, और x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई हमारा क्या 100 और 4, उस हिसाब से बस पुट कर दो 4 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 4 और 100 प्लस 4। बस अब इसको सॉल्व करके जो भी आया वो आंसर हो जाएगा। अब 999 को कैसे लिख सकते हो भाई, तो फिर मल्टीपल ढूंढना है 10 का, तो 1000 मल्टीपल है -1 का क्यूब। अब इसको x माइनस वाई के हिसाब से कर दो, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी ढूंढनी है कि जो इसके इक्वल हो। तो देखो सब में प्लस है, तो ये सिंपली भाई ये वाली आइडेंटिटी होगी, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x वाई प्लस एक्स वाई। तो अब देख लो इस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब आइडेंटिटी 8 भी आपका होमवर्क हो गया। सिंपली क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके ये ले आना है, तो प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी इसके इक्वल है। और इन सबको याद करना इंपॉर्टेंट है मेनली, तो सबको याद कर लेना, और इसका एग्जाम्पल भी अब सॉल्व कर लेना आइडेंटिटी के हिसाब से। और अब होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब थोड़ा बस एनिमेशन के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं बस। देखो सबसे पहली बात, जितनी भी एक्टिविटीज है आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, आपको पता चल जाएगा। और वीडियोस के थ्रू भी देखना है तो भी चैनल सब्सक्राइब करो।
अभी तो मैं बस 2 एक्टिविटी बताऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस वीडियो में, तो बस 2 ही एक्टिविटी बताऊंगा। तो बाकी एक्टिविटीज देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो पहली एक्टिविटी देखते हैं। तो पहली एक्टिविटी हमें बता देगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। तो पहले देखो ये, अब ये जो स्क्वायर है वो क्या है, उसके 2 लेंथ है a प्लस बी और a प्लस बी, और इसमें ये वाला लेंथ है a और ये वाला लेंथ है b, ये है a और ये है b। तो a प्लस बी और a प्लस बी लेंथ है इस साइड्स की स्क्वायर की, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो गया स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड्स का स्क्वायर। तो साइड क्या है हमारी a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब देखो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इस का एरिया है, तो इसको ड्रैग करने के बाद ये यहाँ आया। तो अब देखो कि ये जो a स्क्वायर है वो क्या है, ये पर्पल लाइन, मतलब a, इसकी साइड की लेंथ a है और ये भी a है, तो ये a स्क्वायर हो गया। ये क्या है हमारा, इसका साइड a है और ये b है, तो ये a b हो गया इसका एरिया, इसका b स्क्वायर हो गया एरिया, और इसका हो गया a b एरिया, b एरिया। तो इन चारों को जब अलग से रखा तो ये क्या है, एक स्क्वायर जिसका एरिया a स्क्वायर है, इसका b स्क्वायर है, और इन 2 रेक्टेंगल्स का एरिया a b है, तो ये क्या हो गया 2ab। और जब इन तीनों को प्लस कर दिया तो भाई ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हेंस प्रूव्ड। तो चलो अब अगली एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो अब जो हमारी ये एक्टिविटी है, इसमें क्या आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ये पॉलिनोमियल पीएफ दिया हुआ है, अब इसमें आपको डिग्री क्या होगी और इसका कांस्टेंट क्या है, इसकी प्रैक्टिस है। सिंपल है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हो। और इस सब को खुद से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो पहले क्या है, ये कह रहा है कि डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की क्या होगी और इसके कांस्टेंट क्या होंगे। तो और इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो भाई क्या क्या होगा, तो पहले तो इसकी डिग्री क्या है 3, क्योंकि x टू द पावर क्या है 3 है, तो पावर हाईएस्ट 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा 6, यहाँ रख दिया 6, सिंपल, और दोनों करेक्ट आ गए। तो प्रैक्टिस हो गई। अब न्यू क्वेश्चन करो तो अगला क्वेश्चन, ऐसे जितने चाहे इतने क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। अब बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी हो या देखनी हो उनकी वीडियो, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करो। चैप्टर 2 के लिए इस वीडियो में बस यही 2 एक्टिविटीज है। तो चलो अब आप अपने चैप्टर 3 पर बढ़ते हैं।